everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So this is the fourth part of the chapter alcohol, phenol and ether. And the reason I have uploaded this chapter in 4 parts is कि कई लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अगर आप अलग अलग पार्ट करके देखोगे ना एंड एक वीडियो जैसे आपने देखी है, सारी रिएक्शंस नोट डाउन करो, लर्न करो, आपको बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगेगा. तो आज हम खत्म कर देंगे हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर. इसके बाद बस बायोमॉलिक्यूल्स बचा है तो वो अपलोड हो जाएगा जल्द. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वी हैव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल की क्या क्या रिएक्शन होती है. फर्स्ट तो देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली अगर आपको फिनॉल को चेंज करना है किस में, बेंजीन में, तो उस केस में हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं. क्या करते हैं, हम जिंक के साथ इसे डायरेक्ट हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया है. अब देखो, ये अगर चेंज हो गया है तो एक H तो यहाँ पे आ गया है ना, एंड क्या निकल गया, ZnO. तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फिनॉल को डायरेक्टली चेंज करना है हमारे बेंजीन में, एंड देन बेंजीन को आप किसी में भी चेंज कर सकते हो. तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद है, अगर मुझे फिनॉल को ही चेंज करना है एनिलीन में डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे. बिकॉज एनिलीन क्या होता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया है. तो अब देखो, NH2 अगर इधर आ गया तो क्या निकल गया, H2O, एक H यहाँ से एंड ये OH, तो H2O निकल गया है. बट यहाँ पे एनहाइड्रस यानी कि थोड़ा बहुत ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हो गई हमारी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मेगा मॉक टेस्ट जो कि कंडक्ट करा रहा है अनअकैडमी, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर टर्म 1 प्रिपरेशन. बिकॉज CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेगा मॉक टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, एंड जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपका सेल्फ एनालिसिस भी नहीं होगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन अपनी कर रखी है. सो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करो, बिकॉज मॉक टेस्ट आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर टर्म 1 प्रिपरेशन. एंड इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप इस मेगा मॉक टेस्ट में एनरोल करते हो सो यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेज लाइक मैकबुक एयर, iPad Pro, हेडफोन्स एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप वर्थ ₹50 लाख. 27 से 30 नवंबर के बीच में आपका ये मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा. एंड जो इसकी टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 PM के बीच की. एंड जो आपकी डेट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है. लाइक आपका 27 को क्लास 10th के साइंस है, 28 को मैथ्स, एंड सिमिलरली क्लास 12th का कॉमर्स एंड साइंस के जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है. सो डेफिनेटली गो एंड एनरोल फॉर द फाइनल मॉक टेस्ट नाउ. एंड अगर आप जब भी एनरोल कर रहे हो सो मेरा जो अनलॉक कोड है वो डेफिनेटली यूज़ कर लेना, जो कि है ANJV10. एंड do enroll for this mega mock test because this is definitely going to help you a lot. मॉक टेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते हो. सो डेफिनेटली जाओ एंड इसके लिए एनरोल करो. इसके बाद आता है ना एक फ्रीज रीअरेंजमेंट. फ्रीज रीअरेंजमेंट. अब ये जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है ये वैसे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे भी आ जाए तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ. जो हमारा ये होता है OCOCH3, इसका नाम होता है फिनाइल एसीटेट. तो इसमें होती है फ्रीज रीअरेंजमेंट. तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं विद एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं ऑफ एसिटोफिनॉन. अब इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव्स का है, यानी कि 2 फॉर्म होंगे. एसिटोफिनॉन क्या होता है, COCH3, एंड यहाँ पे एक OH ग्रुप आ गया, यानी कि यहाँ पे से ये इधर चला गया. ठीक है, COCH3, एंड यहाँ पे से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये इधर आ गया. ठीक है, एंड यहाँ पे OH हमें पता है ऑर्थो के साथ क्या फॉर्म होता है, पैरा. इसीलिए हमने कहा है फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है, कि फिनाइल एसीटेट जब भी रिएक्ट कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स फॉर्म हो रहे हैं ऑफ एसिटोफिनॉन. अगर हम COCH3 बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन. तो विच मीन्स ये क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटोफिनॉल है. ठीक है, तो यही फ्रीज रीअरेंजमेंट है. जो ये H है ये इधर चला गया है, एंड जो COCH3 ग्रुप है वो इधर आ गया. नाम कैसे लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे से नंबरिंग करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल एंड यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद एक और रिएक्शन आती है जो कि है शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन. अब ये जो शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन है ये वैसे 2 होती हैं, एक एमीन्स वाले चैप्टर में भी आपकी आएगी, बट फिलहाल अभी वो तो नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फिनॉल है दैट इज रिएक्टिंग विद C6H5COCl. इसका नाम क्या होगा,
बेंजोइल क्लोराइड। एंड यहाँ पे प्रेजेंस किसकी इंपॉर्टेंट है, NaOH की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चेंज हो जाता है फिनाइल बेंजोएट में। एंड फिनाइल बेंजोएट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है, तो ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा COC6H5। तो अब देखो यहाँ पे से क्या निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे से निकला है, यहाँ पे से Cl, तो HCl यहाँ पे बाहर हो गया। एंड इसका नाम क्या है, फिनाइल बेंजोएट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है इसमें, एंड इसके बाद तो डायरेक्ट आती है कि बेंजीन रिंग की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इसके बाद हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन है C6H5OH, मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ ना, जो हमारा फिनॉल है। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं C2H5MgBr, ये क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, देखो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया, विच मीन्स मेरा एक एल्केन क्या हो गया, रिमूव हो गया। एंड इसको मैं क्या लिखूंगी, C6H5OMgBr। एंड इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ दीज रिएक्शंस आर इन दैट इम्पॉर्टेंट। देखो एक मैंने आपको बताया ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीज रीअरेंजमेंट भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी की ये जो रिएक्शंस हैं ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। देन इसके बाद जो बेंजीन रिंग के वजह से यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वील सी दैट। देन इसके बाद है हमारे पास हैलोजिनेशन। अब देखो हैलोजिनेशन जैसे ये है फिनॉल, इसका जब मैं हैलोजिनेशन कर रही हूँ यानी ब्रोमिनेशन कर रही हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रही हूँ। एंड अगर यहाँ पे हम एक्वस ले रहे हैं, मतलब फिनॉल में मैंने डायरेक्टली ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी है, तो यहाँ पे ना जैसे हमारे ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म होते हैं हमें पता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है। एंड ये टेस्ट भी होता है अगर हमें पता करना है कि अगर आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो जो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फिनॉल है या नहीं, तो उसका ये टेस्ट भी होता है। दिस इज द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर फिनॉल। ये जो है इसका वाइट PPT फॉर्म होता है, इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। एंड यहाँ पे क्या होगा, HBr निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कितने हैं ये 3, तो इस तरह से कुछ इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ये होता है हैलोजिनेशन अगर हम डायरेक्ट एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं। अब देखो अगर मुझे इसी की रिएक्शन करानी है विद ब्रोमीन एंड मुझे चाहिए कि ऑर्थो एंड पैरा जो हमारे डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं वो फॉर्म हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे CS2 या फिर CCl4 की प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा ऑर्थो एंड देन प्लस पैरा, एंड क्या होता है HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने नहीं ले रखा है, उस केस में ये फॉर्म होगा विच इज़ द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर फिनॉल। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हमें ब्रोमीन चाहिए है, तो उस केस में इसकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन इसके बाद वी हैव द सल्फोनेशन। अब ये सारी ही रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन तो काफ़ी सिंपल है, जैसे हमने देखा है क्या होता है, ये हमारा फिनॉल है एंड इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है OH एंड ग्रुप कौन सा आता है SO3H। कहाँ कहाँ पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे OH एंड अगेन यहाँ पे SO3H एंड यहाँ पे क्या निकलता है H2O। तो इसका नाम क्या होगा, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सिमिलरली यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा नाइट्रेशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन हो गई, ऊपर वाले में थोड़ी अलग थी तो इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली नाइट्रेशन वाली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं ये है मेरा फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराती हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जनरली जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बट यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराऊंगी ना, तभी जाके मेरा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे मुझे मिलेगा। अगर जो अभी हम कह रहे थे कि जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी यहाँ पे HNO3 आएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या फॉर्म हो रहा था, देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हमें मिल रहा था, बट यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्म होता है। एंड ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारा पिक्रिक एसिड होता है एंड इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा होता है।
दिस इज पिक्रिक एसिड। इसका अगर आपसे नाम पूछा जाए तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर हम इसको TNP भी कहते हैं। सो दिस रिएक्शन इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर TNP। बाकी इसमें बैलेंसिंग वगैरह हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड बिकॉज यहाँ पे 3NO2 ग्रुप अटैच्ड है ना, तो यहाँ पे से 3H2O रिमूव होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली जो हैलोजनेशन वाली है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना। इसके बाद हमारी एक हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन आती है, एंड इसके बाद हम नेम रिएक्शन करेंगे, जैसे रीमर, टीमैन, कोल्बे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वी हैव हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा फिनॉल है, तो उसको मैं डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रही हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड टेम्परेचर अराउंड 523 केल्विन होता है। तो इसमें ना हमें पता है ये डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, एंड यहाँ पे ये फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, तो ये खाली हाइड्रोजनेशन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है हमारी, जो कि है नेम रिएक्शन, विच इज़ रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन में आप 2 रिएक्शंस करा सकते हो। सबसे पहली वाले देख लेते हैं। देखो ये है हमारा फिनॉल, इसको रिएक्ट कराते हैं CHCl3 के साथ, जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म है। देन NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है ना, ये इधर चला गया, विच मीन्स ONA, एंड यहाँ पे CHCl2, ये इधर आके अटैच हो गया। देन इसकी रिएक्शन फिर से कराते हैं 2NaOH के साथ। 2 क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसे रिप्लेस करना है, तो ये हो गया ONaCHOH2। देन क्या होता है, इसमें से H2O रिमूव हो जाता है, तो ONA, एंड यहाँ पे से देखो H2O रिमूव हो गया, तो क्या बचा, CHO। अगेन मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ, तो यहाँ पे ये H इधर आ जाएगा, एंड यहाँ पे से NaCl निकल जाएगा, CHO। तो इसका या तो अगर हमें नाम लिखना है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे से होगी ना नंबरिंग, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड ये बन गया। अब इसके बाद एक और रिएक्शन होती है आपकी, जैसे ये है। इसकी रिएक्शन अगर मैं CCl4 के साथ करा दूँ, अगेन यहाँ पे NaOH होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ONA फॉर्म होगा, एंड अब यहाँ पे CCl3। ठीक है, अगेन इसको हम अब 3NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 रिप्लेस करने हैं। तो ये हो गया ONA, यहाँ पे COH थ्राइस, अगेन यहाँ पे से एक H2O रिमूव होगा। H2O जब यहाँ पे से रिमूव होगा तो ये ONA एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, COOH। फिर से मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगी, तो यहाँ पे OH मिल गया, एंड यहाँ पे COOH। तो ये क्या है अब हमारा, ये है सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रीमर टीमैन रिएक्शन, एंड इसके बाद जो कोल्बे रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है कोल्बेज श्मिट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम वही हमारा जो फिनॉल है उसे लेते हैं, देन इसे हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। तो NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे ONA आ गया, एंड यहाँ पे से H2O जो है वो रिमूव हो गया। देन इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CO2 के साथ, एंड टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखो, अब बिकॉज COO आया है ना, तो OCOONA ये फॉर्म हो गया। देन यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट। जब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये OH ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पे COONA। सिमिलरली इसकी मैं फिर से क्या रिएक्शन कराऊंगी HCl के साथ, तो OH एंड COOH, एंड यहाँ पे से NaCl रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया है, सैलिसिलिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो हमने रीमर टीमैन देखी थी उससे भी हम सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे से भी, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम अगर पूछा जाए 1,2 से 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन से हम डाइस बनाते हैं जनरली, तो यहाँ पे भी हम डाई की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो N2Cl लेते हैं, ये क्या था हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल। रिएक्शन मैंने जनरली ऐसे लर्न की थी, अगर आपने किसी और मेथड से लर्न कर रखी है तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये रिमूव हो जाते हैं, ये HCl रिमूव हो जाता है, एंड जनरली आइस कोल्ड में कराई जाती है रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये N2, या फिर इसे हम अब इस तरह से लिखते हैं,
एंड इसे भी आप N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है एंड इसका नाम जो है वो होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एंड ये जो है ना ये आपकी ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है, ऑरेंज रेड कलर्ड डाई, ठीक है। तो एंड इसे हम जनरली एजो डाई भी कहते हैं, जैसे एजोबेंजीन हमने लिखा है ना तो इसे एजो डाई भी हम कहते हैं। सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन। तो आई होप कपलिंग रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है ना थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके बाद खाली एक और रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, देन वील मूव ऑन टू द ईथर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ एंड रिएक्शन कुछ इस तरह से है। देखो ये OH है विच मीन्स ये फिनॉल है, ठीक है। यहाँ पे से एक हाइड्रोजन मैं ले लेती हूँ एंड इसको हम इस तरह से बनाते हैं बिकॉज अभी जब हम थैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे, ये जो है ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड है एंड इसका फॉर्मूला ना कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे O आता है, देन यहाँ पे O से अटैच्ड होता है, सिमिलरली यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट किसका है, हमारा थैलिक एनहाइड्राइड का। अब यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में जब इन सब की रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या होता है ना, ये H2O जो है ये यहाँ पे से रिमूव हो जाता है। तो H2O यहाँ पे से निकल गया तो यहाँ पे बनता है फिनोफ्थलीन जो कि हमारा एसिड बेस इंडिकेटर भी होता है। तो यहाँ पे OH आ गया, अगेन यहाँ पे क्या आ गया OH। तो अब देखो इन दोनों से क्या अटैच हो जाएगा, ये जो हमारा कार्बन है इन दोनों से अटैच हो गया। देन यहाँ पे अगेन मैं बेंजीन रिंग इस तरह से बना सकती हूँ, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बन गई, बाकी का जो भी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा फिनोल्फथलीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको MCQ दे दिया जाए एंड आपसे पूछा जाए कि फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। थैलिक एनहाइड्राइड पूछा जाए तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। फिनोफ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है जिसका कलर क्या होता है, पिंक होता है अगर आप बेसिक मीडियम ले रहे हो एंड कलरलेस होता है अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो। इसके बाद वी हैव द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन काफ़ी सिंपल है, बेंजोक्विनोन फॉर्म होता है, ये आपने देखा भी होगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी हम रिएक्ट करा रहे हैं ना तो डबल बॉन्ड ना खाली यहाँ पे होता है एंड ये जो ऑक्सीजन है ये इधर पे आ जाता है एंड ये जो है इसी को हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। अब देखो बिकॉज MCQs है तो ऐसे रिएक्शन तो डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी ना, बट मे बी आपसे बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो वो स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मे बी डबल बॉन्ड और जगह भी वहाँ पे शो करे तो ऐसा नहीं करना है, ये होगा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर्स एंड ऑल है वो भी याद कर लेना बिकॉज MCQ के फॉर्म में वो आ सकता है। इसके बाद है ईथर। अब ईथर क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये क्या है, ईथर है ना। तो बेसिकली ईथर क्या है, जिसमें या तो एल्किल या फिर एरिल ग्रुप अटैच्ड है विद द इथेरियल ऑक्सीजन। ये जो है इसको हम इथेरियल ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब जिसके साइड में या तो एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप। एरिल क्यों क्या कहा गया है, बिकॉज C6H5O CH3 इस तरह से भी तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना, तो इसीलिए इसे एल्किल या फिर एरिल ग्रुप कहा गया है। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है हमारा सिंपल या फिर सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों साइड क्या होने चाहिए हमारे, या तो दोनों एल्किल होने चाहिए या दोनों ही क्या होने चाहिए एरिल। जैसे ये अभी हमने जो देखा CH3O CH3 या फिर C6H5O C6H5, तो ये क्या होंगे सिंपल या फिर सिमेट्रिक। देन आता है हमारा मिक्स्ड। अब मिक्स्ड है इसीलिए इसको हम अनसिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिक ईथर किसे कहेंगे, जिसमें एक तो हमारा देखो दोनों जो है ना वो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या था, दोनों ही क्या है सेम है। सिंपल या फिर सिमेट्रिक ईथर यानी कि उसके इस साइड भी एक ही कार्बन है, इसके इस साइड भी एक ही कार्बन है। जैसे यहाँ पे दोनों ही एरिल ग्रुप भी हमारे क्या है सेम। बट मिक्स या फिर अनसिमेट्रिक में क्या हो रहा है, एक CH3 है दूसरा C2H5, विच मीन्स जो सिमेट्री है वो नहीं बैठ रही है ना, इस साइड एक ही कार्बन है इस साइड दो कार्बन है, ठीक है। तो ये होगा हमारा मिक्स या फिर अनसिमेट्रिक। देन आता है हमारा थर्ड एलिफेटिक। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है एलिफेटिक का मतलब क्या होगा, जिसमें दोनों ही जो है ना एलिफेटिक हो। इसको भी मैं एलिफेटिक कहूँगी एंड जो हमने अनसिमेट्रिक वाला देखा है इसको भी मैं एलिफेटिक ही कहूँगी। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा एरोमेटिक, देन आता है एरिल। अब इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। एरोमेटिक वाले में क्या है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, विच मीन्स अगर मैं ये लिख रही हूँ तो ये भी मेरा एरोमेटिक है। बट एरिल में क्या होगा, दोनों ही जो हैं वो एरिल होने चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एरोमेटिक में क्या है, एटलीस्ट एक होना चाहिए हमारा जो कि कैसा है एरिल है,
यानी कि यहाँ पे एक है, दूसरा कोई भी हो वो चलेगा, बट एरल वाले में क्या है, दोनों ही कैसे होने चाहिए, हमारे दोनों ही हमारे एरल होने चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और आ जाता है हमारा, जो कि है एरल एल्किल। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, विच मीन्स इसमें दोनों ही होंगे, यानी कि CH3OC6H5, इसको हम एरल एल्किल कहेंगे, इसको हम एरोमेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब जो भी मैंने लिख रखा है इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर खुद मेंशन भी कर सकते हो। देन इसके बाद आती है प्रिपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब देखो, प्रिपरेशन में एक रिएक्शन जब हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑफ अल्कोहल, तभी भी मैंने आपको बताई थी कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, बट दो रिएक्शन होती है। एक एसिडिक डिहाइड्रेशन जब वो किस में चेंज होता है, एल्कीन में, और एक बार चेंज होता है ईथर में। तो वो रिएक्शन अब हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो C2H5OH प्लस HO C2H5, मैं इस तरह से भी इसे लिख सकती हूँ। इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वहाँ पे भी हम जब एल्कीन में चेंज हो रहा है तभी भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, बट वहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन अलग थी, यहाँ पे कम टेम्परेचर है, दैट इज 413 केल्विन। तो यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन है, विच मीन्स मेरा H2O निकल जाएगा, तो H2O गेट्स रिमूव, तो C2H5O C2H5 ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये प्राइमरी के लिए ही होती है, टर्शरी के लिए नहीं होती है, बिकॉज टर्शरी के केस में एल्कीन दे देता है। एल्कीन जो हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है, तो ये सिर्फ किसकी प्रिपरेशन के लिए होता है, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी ही तो फॉर्म हुआ है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी, OH अगेन HO C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करते हैं, Al2O3 एंड टेम्परेचर अराउंड 523 केल्विन। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा, तो C2H5O C2H5। तो दोनों ही रिएक्शन है, ये वाला एसिडिक डिहाइड्रेशन है एंड ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन है, बस वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस है। दोनों डिहाइड्रेशन है, ये एसिडिक है, ये कैटालिटिक है, बिकॉज यहाँ पे कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है, ये तो आपको भी पता ही होगी, जो कि है हमारी विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक हैलो एल्केन लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब अगर मैं 2 कार्बन का ले रही हूँ तो सोडियम इथॉक्साइड उसे हम कह देंगे। तो ये रिएक्शन है यहाँ पे ROR' प्लस NaX। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, CH3Br CH3ONa। तो यहाँ पे CH3O फॉर्म हुआ है प्लस NaBr गेट्स रिमूव्ड। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड। अगर 2 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो सोडियम इथॉक्साइड उसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगेन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी आती है। तो सॉल्युबल ये होते हैं, बट एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स ये लेस सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, अगर मैं ये लिख रही हूँ दिस इज एन अल्कोहल, सिमिलरली अगर मैं ये लिख रही हूँ तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है ना, C2H6O। सिमिलरली यहाँ पे भी C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट व्हाट इज़ द रीज़न कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है, विच मीन्स ये हमें पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट इसका हमेशा कम होगा एंड जो हमारा अल्कोहल है उसका ज़्यादा होगा। क्यों होगा, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। मोस्टली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी रिलेटेड, तो उसका रीज़न यही होता है कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो उसका ज़्यादा होगा एंड उसमें सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरे में एब्सेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सिमिलरली उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद हमारी सीधे रिएक्शंस आती हैं, एंड रिएक्शंस जो हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम इसे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, जैसे ये एक मेरा ईथर है, इसको अगर मैं HI के साथ रिएक्ट कराऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, ये इधर आके अटैच हो जाएगा CH3OH प्लस CH3I, विच मीन्स यहाँ पे एक हैलो एल्केन मुझे मिल रहा है एंड देन दूसरा एक अल्कोहल है। बट यहाँ पे तो सिमेट्री थी, यानी कि यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था। अगर अनसिमेट्रिक हो, अभी हमने देखा था ना कि अनसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्या क्या है, तो अगर अनसिमेट्रिक हो यानी कि अगर मैं ये ले रही हूँ OCH3 प्लस HI, तो अब क्या फॉर्म होगा, ये OH फॉर्म कर देगा यानी कि फिनॉल प्लस CH3I। अब ये
रीज़न भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो ये H प्लस एंड I माइनस में ब्रेक होगा। ये जो I माइनस है अगर ये इधर जाके अटैच होता तो इसे ज़्यादा हिंड्रेंस मिलती ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन एटम है ना, तो ये डायरेक्टली जाके इससे अटैच हो जाएगा। सो यही रीज़न होता है कि अगर अनसिमेट्रिक हैं तो जो भी मेरा आयोडीन है या फिर अगर हम HBr या फिर कोई भी हमारा हैलोजन ले रहे हैं, दैट गेट्स अटैच्ड विद द कार्बन, जिसमें मतलब कम कार्बन एटम्स हैं, जैसे इसमें कम थे इसमें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अटैच नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और रिएक्शंस भी हैं बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं वो नहीं करा रही हूँ। इसके बाद एक रिएक्शन आती है कि जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद ऑक्सीजन या फिर एयर में, ठीक है, तो जैसे ये है C2H5O C2H5 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो H न्यू ही लिखते हैं हम उसे। तो इसमें क्या होता है, CH3 CH2 भी लिख सकती हूँ ना मैं इसे। तो यहाँ पे ये जो OO है एंड एक H यहाँ पे और था, बिकॉज CH3 CH2 में इसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ना ये परऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दिस इज द परऑक्साइड ऑफ डाइएथाइल ईथर, मैं उसे कह सकती हूँ। सो दिस इज द परऑक्साइड ऑफ डाइएथाइल ईथर। एंड ये जो परऑक्साइड फॉर्म होता है ना, दिस इज़ हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, इसीलिए जब भी हम ईथर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इट इज़ नेवर ड्राइड बाय डिस्टिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज अगर देखो मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे ड्राई करूँगी तो परऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। परऑक्साइड जो है दैट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर। टू अवॉइड सच फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, बिकॉज वो एक्सप्लोजिव है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फॉर्म हो, तो हम उसमें डाल देते हैं Cu2O। तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि क्या एडअप करते हैं हम सो दैट ये परऑक्साइड फॉर्म ना हो, तो हम एडअप करते हैं Cu2O। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम नहीं ड्राई करते हैं ईथर को। क्यों? बिकॉज वो परऑक्साइड फॉर्म कर देता है जो कि होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर। इसके बाद आती है हैलोजनेशन वाली रिएक्शन। हैलोजनेशन में अगेन वही है CH3 CH2O CH2 CH3। अब हैलोजनेशन है विच मीन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अगेन यहाँ पे एक तो होती है रिएक्शन डार्क में, सेकंड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर हम डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले तो देखो एक Cl यहाँ पे अटैच हो गया, देन ये रिएक्शन फर्दर और प्रोसीड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क ओनली। तो यहाँ पे देखो एक तो HCl मेरा निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे CH3 CHClO, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एक और Cl आके अटैच हो गया, तो यहाँ पे से HCl फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। बट अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से करा दें तो उस केस में ये लाइट की प्रेजेंस में हमने करा दिया और ये हमने एक्सेस में ले रखा है। क्यों? बिकॉज ये जितने हाइड्रोजन है ना सब रिप्लेस हो जाएंगे, CCl3 CCl2 O CCl2 एंड CCl3 एंड यहाँ पे से 10 HCl बाहर आएंगे, बिकॉज ये सब जो हैं ये सब के सब रिप्लेस हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये जो भी रिएक्शंस हैं ये समझ में आई होंगी। इसके बाद रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, यानी कि जो हम देखते हैं कि हमारी जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद हम वो वाली देखते हैं। अब सबसे पहले वी हैव द हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन में क्या फॉर्म होगा, देखो ये है OCH3। तो हैलोजनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रोमीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3COOH ही ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे हमारे क्या फॉर्म होंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा, तो OCH3 एंड यहाँ पे देन ब्रोमीन आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। तो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पे OCH3 देन NO2 ग्रुप इधर आएगा एंड सिमिलरली NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन पे आ जाएगा एंड यहाँ पे H2 हमारा रिमूव हो जाता है। उसके बाद है हमारा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन भी काफ़ी सिंपल है। क्या होता है सल्फोनेशन में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हम कराते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या आ जाता है, SO3H प्लस OCH3 एंड SO3H। तो अगर यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाए तो 2 इसके लिए क्या आएगा, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी एंड इसके लिए क्या आता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे 4 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन इसके बाद हमारी जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, एक होता है एल्काइलेशन, सेकेंड होता है एसाइलेशन। तो यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 आके अटैच हो गया प्लस सिमिलरली यहाँ पे पैरा पोजिशन पे CH
3 आके अटैच हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम एसाइलेशन देखते हैं तो एसाइलेशन में हम क्या लेते हैं, CH3COCl, तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 अगेन हमने ले रखा है, तो OCH3 एंड यहाँ पे COCH3 प्लस सिमिलरली पैरा पोजिशन पे भी वही आ जाएगा OCH3 एंड COCH3। सो इतनी ही रिएक्शंस थी ईथर्स वाले में भी। सो आई होप आपको सारी ही रिएक्शन समझ में आई होंगी जितनी भी हमने करी हैं। कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।